लास्ट क्लास में हीट कैपेसिटी हो रहा था। हीट कैपेसिटी में हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी क्या होता है ये तुम लोगों ने निकाला था, है ना? ओके, तो इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है du इज इक्वल टू dq प्लस dw, है ना? ये फॉर्मूला है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, है ना? और मैंने बोला था यहाँ पर हम लोग को ये फॉर्मूला याद करना है, साथ में जो साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन को भी ध्यान में रखना है कि कब du का वैल्यू हम लोग dq का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे और कब dq का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, है ना? तो यहाँ पर था हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी पॉजिटिव। इसके बाद लोगों ने दो एग्जांपल किए थे। एंथैल्पी पढ़ा था बेटा, एंथैल्पी को डिराइव किया था। एंथैल्पी क्या होता है? हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट कैपेसिटी है वो होगा, है ना, Cp इज इक्वल टू dH बाई dt, 1/n dH बाई dt। और अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात किया जाए तो आइसोकोरिक प्रोसेस में du इज इक्वल टू dq होगा और Cv इज इक्वल टू 1/n du बाई dt होगा। हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T 0 होगा, हीट कैपेसिटी इन्फिनिटी होगा। हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट कैपेसिटी यहाँ पर 0 होगा क्योंकि हीट गिवन टू द सिस्टम और टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तुम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर इसमें कोई डाउट है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर लग रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम या ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा एक दो लोगों से, ज्यादा लोगों से मैं नहीं पूछ पाऊंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन सौमिल अग्रवाल। बेटा सौमिल अग्रवाल, एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, आसान सा क्वेश्चन। बेटा ये बताओ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है? सर उसके अंदर PV रेज़ टू पावर x कांस्टेंट होता है। PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। सही बात है, सही आंसर बेटा, है ना? एक क्वेश्चन में पूछ बेटा लव शर्मा, लव शर्मा बेटा एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे। लव, क्या तुम मेरा आवाज सुन रहे हो बेटा? लव नहीं सुन पा रहे हो, ठीक है। कुणाल, कुणाल बेटा आवाज सुन रहे हो मेरा? हाँ बेटा, एक क्वेश्चन पूछूं, आंसर दोगे? यस सर। ओके बेटा, तो ये बताओ कि PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो तुमने पढ़ा था बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? तो यहाँ पर x क्या होगा? x सर अगर क्या होता है बेटा? सर v की पावर अगर x 0 हो जाएगा तो सर वो आइसोबारिक हो जाएगा, मतलब डेल्टा कांस्टेंट। अगर x 1 हो जाएगा मतलब x का वैल्यू हम लोग कोई हाँ, इसका मतलब ये है कि x को हम लोग बदल बदल कर रख सकते हैं। x का वैल्यू होगा रियल नंबर, है ना? कहने मतलब ये है गामा भी हो सकता है, ठीक है, एडियाबैटिक तो अगर गामा हो सकता है। और अगर x इन्फिनिटी हो जाएगा तो कोरिक हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, एकदम सही जा रहे हो तुम। तो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो हर एक प्रोसेस के लिए तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। जो x का वैल्यू है, अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो आइसोबारिक प्रोसेस, अगर x का वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाए तो P/V इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि ये तुम्हारा हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना? तो अलग अलग प्रोसेस के लिए जो x का वैल्यू है वो चेंज होता चला जाएगा और तुम्हें अलग अलग प्रोसेस मिलता जाएगा। तो अब यहाँ पर जो तुमने प्रोसेस लिया है वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो अब इस प्रोसेस के लिए जहाँ पर PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट है, उसके लिए तुम निकालोगे हीट कैपेसिटी। इस प्रोसेस में तुम्हें हीट कैपेसिटी निकालना है ना?
तो पीवी पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ये तुम्हारा है मेन इक्वेशन। और यहाँ पर तुम रियल गैस, सॉरी आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस के लिए हम लोग निकालेंगे हीट कैपेसिटी सी, है ना। आइडियल गैस के लिए और क्वालिटी प्रोसेस हम लोग निकालेंगे हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन du इज इक्वल टू dq प्लस dw, है ना। और अगर ये आइडियल गैस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉरी बेटा, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइडियल गैस के लिए हम लोग लिख सकते हैं du इक्वल टू dq प्लस, नहीं माइनस होगा यहाँ पर, माइनस pdv या लिखेंगे और रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां पर dw की जगह पर माइनस pdv लिख देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस pdv होता है। तो अब तुम्हें हीट कैपेसिटी निकालना, मतलब यहाँ पर तुम्हें Q निकालना होगा। हीट कैपेसिटी क्या होगा बेटा, अगर तुम हीट फार्मूला देखोगे, हीट फार्मूले में Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू, है ना, NC dt, ये होता है। यहाँ पर तुम्हें C निकालना है तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q डिवाइड बाई dt, ये तो है, ये तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। तो अब ये तुम्हें निकालना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना होगा। तो du इज इक्वल टू dq माइनस pdv। तो थोड़ा सा एक स्टेप और ले लेते हैं, यहाँ पर dq के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जो dq होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv होगा, है ना। dq इज इक्वल टू du pdv। अब यहाँ पर pv इज इक्वल टू nRT से pdv का वैल्यू हम लोग रख देंगे, जो pdv है pdv का वैल्यू हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो pdv का क्या होगा, ओके, यहाँ पे देखो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। रिगार्डिंग टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस pv पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग k रख दे रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए। जो कांस्टेंट k है ना, pv पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट k, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो pdv का वैल्यू रखना है, pdv, ठीक है। तो अब यहाँ पर pv पावर x इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ये हो गया रिलेशन नंबर 1, सॉरी इसको रिलेशन नंबर 1 कर दो। यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए हम लोग, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिलेशन नंबर 1 मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग pdv का वैल्यू रखेंगे, pdv का वैल्यू रखो कैसे, यहाँ से हम लोग निकालेंगे pv पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अगेन pv इज इक्वल टू nRT, pv इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से p का वैल्यू इस प्रोसेस में देंगे, यहाँ पर p का वैल्यू भी रख सकते हो, जो p है p का वैल्यू भी रख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो pv पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक बेटा। तो अब ये है pdv, तो pdv के लिए तुम्हें रखना है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा दो पहले, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस इक्वेशन को तुम डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू v, है ना। तो अगर डिफरेंशिएट करोगे तो अब यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो तुम देखोगे यहाँ पर एक तो है तुम्हारा प्रेशर वेरिएबल, है ना, और दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन हो गया, 2 फंक्शन तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें क्या निकालना होगा वहां पर, pdv का वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं p इज इक्वल टू, यहाँ पर p इज इक्वल टू k टाइम्स v पावर x, है ना। इस तरह भी कर सकते हैं, v पावर माइनस x होगा यहाँ पर, ये कर सकते हैं बेटा यहाँ पर, यस सर। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, p इज इक्वल टू k टाइम्स v पावर माइनस x, ये हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर जो p का वैल्यू है इसको pv इक्वल टू nRT में रख देते हैं, pv इक्वल टू nRT। तो जो p का वैल्यू तुमने यहाँ पर रख दिया, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, k टाइम्स v पावर माइनस x इंटू v इज इक्वल टू nRT। इसमें कोई डाउट है नहीं ना,
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक कहाँ गया, बंद हो गया, एक मिनट बेटा। हाँ, तो ये हो जाएगा k टाइम्स b पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, अगेन t इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स v पावर माइनस एक्स डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एन आर। ये समझ आ रहा है बेटा? इसको तुमने डिफरेंशिएट कर दिया, इस इक्वेशन को तुमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएशन आता है बेटा, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल, देखो अगर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 होगा ना। तो यहाँ पर अज्यूम करो, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो y है y जगह पर v है और x के जगह पर t है। ठीक है, क्योंकि n और r कांस्टेंट है, यहाँ पर k कांस्टेंट है, तो वेरिएबल यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा और टेम्परेचर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बेटा? यस ये सर। लाइन समझ में आ रहा है सबको? ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना मुझसे, ये वाला लाइन है ना, ये डिफरेंशिएशन है। बता दो ऊपर वाले क्वेश्चन तुमने हाँ दोबारा देख लो, यहाँ पर इसमें लोगों को प्रॉब्लम होता है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि यहाँ पर x और y के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करना है, तो देखो ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा? और यहाँ पे देखो v पावर 1 माइनस एक्स है, तो अगर x पावर n इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है बेटा, n जो है वो बाहर आ जाएगा, इंटू x पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं, जो पावर सामने आ जाएगा और इसका जो एक्सपोनेंट है इसमें एक कम कर दोगे। ये तो करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन में, बोलो। तो अब जो इसका जो पावर जो सामने कर दो, 1 माइनस एक्स को तुमने सामने दिया 1 माइनस एक्स, और जो पावर है उसको एक कम कर दिया तो क्या करोगे, 1 माइनस एक्स माइनस 1, ये तो होगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एन आर डी टी। एन आर अगर टी को डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी आएगा ना, टी को डिफरेंशिएट करोगे तो बोलो। यस सर। डिफरेंशिएट कर दिया, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको सॉल्व कर देख लेते हैं। k टाइम्स 1 माइनस एक्स v पावर माइनस एक्स, है ना। और अगर एक मिस हो गया यहाँ पर, dv मिस हो गया यहाँ पर, मैं dv लिख दे रहा हूँ, dv इंटू dv इज इक्वल टू एन आर डी टी, है ना, एन आर डी टी। देखो ये वाला है, ये समझ में आ रहा है बेटा? ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये लाइन आ जाएगा। बस इसी को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइन कर दिया है। ठीक है, यस सर। क्या बेटा, dv कैसे आया? अगर तुम x पावर n को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसको अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो जो एक्सपोनेंट सामने जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर जाएगा n x पावर n माइनस 1, और x को डिफरेंशिएट करो तो क्या dx होगा ना बेटा, यहाँ पे यही होता है, इसको डिफरेंशिएट को यही तो आएगा n x पावर n माइनस 1 dx, यही तो है यहाँ पर। बेटा कैलकुलस पढ़ा होगा ना मैथ में तुम लोगों ने, मैथ में कैलकुलस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया या नहीं दिया गया बेटा, थोड़ा सा बताओ तो। यस सर। दिया गया है ना, बस उतना ही से काम। डिफरेंशिएशन जो है बस बेसिक डिफरेंशिएशन ये है ना, कोई हाई लेवल का डिफरेंशिएशन मैंने किया नहीं है, बेसिक डिफरेंशिएशन तुमने किया है केवल। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू dv का वैल्यू रखेंगे और p का वैल्यू रखोगे, तो dv का वैल्यू हम लोग, p का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे, p का वैल्यू। ठीक है, जो dv है dv का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे। ठीक है, dv का वैल्यू यहाँ पर है dv, इस dv का वैल्यू उठाकर यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। ये v है वॉल्यूम वाला, और प्रेशर p का वैल्यू हम लोग यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो सॉल्व हो जाएगा। तो तुम्हें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, बस केवल मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसको ध्यान से देखते जाओ। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी का वैल्यू तुमने दिया के टाइम्स वी पावर माइनस एक्स, है ना। डीवी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, डीवी है, डीवी के लिए सॉल्व करें यहाँ पर, डीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी डिवाइड बाई के टाइम्स 1 माइनस एक्स वी पावर माइनस एक्स, ये तो होगा डीवी का वैल्यू, देख लो। तो इस डीवी का वैल्यू मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फटाफट, है ना। तुम लोग भी घर पर मान लो यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तुम करोगे, तुमको बस सिंपली बस इसको वैल्यू को रखना है यहाँ पर, है ना। रख तो सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा, कुछ कर नहीं, कुछ नया मैंने नहीं किया यहाँ पर, है ना। वैल्यू को रखकर तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। तो एन आर डी टी डिवाइड बाई के टाइम्स 1 माइनस एक्स वी पावर माइनस एक्स। सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के से के देखो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो के है, के से तुम के को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ये के से के कैंसिल हो जाएगा, v पावर माइनस एक्स से v पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जो बच रहा है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये बच रहा है यहाँ पर एन आर डी टी डिवाइड बाई एन आर डी टी डिवाइड बाई क्या होगा यहाँ पर, डिवाइड करोगे इसको, यहाँ डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स से, है ना। देख लो यहाँ पर, किसी कोई डाउट है पूछो, डाउट है तो पूछ लो यहाँ पर। डाउट है बेटा किसी को, मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो देखो जो dq है, dq का वैल्यू तुमने यहाँ से रख दिया, तो तुम हीट फार्मूला पढ़ा है, हीट फार्मूला पे dq क्या होगा, dq इज इक्वल टू ncv सॉरी nc dt होगा, nc dt। तो dq जो है तुम रख सकते हो nc dt, nc dt। du का वैल्यू तुमने लिखा है, du क्या होगा बेटा, ncv dt, है ना। देखो ऊपर तुमने डेराइव किया है, du का वैल्यू क्या होगा, du इज इक्वल टू, देखो du इज इक्वल टू ncv dt होगा, है ना। यहाँ डेल्टा लगा हुआ है, लेकिन अगर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल प्रोसेस हो रहा है, स्लो प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर d लगा दोगे, तो du इज इक्वल टू ncv dt हो जाएगा। तो du इज इक्वल टू ncv dt प्लस nr dt डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो जो कॉमन चीज है उसको कैंसिल कर दो, है ना, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c, c इज इक्वल टू ncv प्लस nr डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा सबको? यस सर। तो CV का वैल्यू क्या होता है तुम लोगों ने पढ़ा है? हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। n इज इक्वल टू RHS में n का वैल्यू देखो, जो du है, du का वैल्यू तुमने, हाँ सुना नहीं, फिर से बोलो। ठीक है, मैं यहाँ तो r कैंसिल होगा ना, r कहाँ पर, अच्छा n भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, n भी कैंसिल हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, n भी कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, n dt दोनों कैंसिल हो रहा है। तो n भी कैंसिल कर दिया, dt भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, तुमने सही देखा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर मैं n को मिस कर दिया, तो n भी यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। n और dt दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो n और dt दोनों कैंसिल कर दिया, तो बचेगा c इज इक्वल टू cv प्लस r डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो c इज इक्वल टू cv क्या होता है बेटा, cv इज इक्वल टू fr बाई 2, fr बाई 2 ये होता है ना, ठीक है, प्लस r डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो r को कॉमन कर लो, सो r इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाई 2 प्लस 1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लेकिन इसको ना याद करके हम लोग इस फॉर्मूले को याद करेंगे, ठीक है, सॉरी इसको नहीं, ऊपर वाले फॉर्मूले को, ये वाले, है ना, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें यही याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है, जो भी यहाँ नंबर तुम डाल देना।
तो हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। C इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हर एक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। बस तुम्हें यहाँ पर x का वैल्यू रख देना होगा। जो x है x का वैल्यू रख दोगे तो अलग अलग प्रोसेस तुम्हें मिलता जाएगा। तो इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख लो, अगर तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर तुम एडियाबैटिक प्रोसेस बात करोगे, एडियाबैटिक प्रोसेस तो जीरो होगा। यहाँ पर तुमने तो दिखा है आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या होगा बेटा, पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो x है x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अगर x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, p पावर v पावर x, p इंटू v पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट v पावर 0 क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है। देखो अगर इसका वैल्यू 0 दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, pv पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसका मतलब ये आइसोबारिक प्रोसेस है। तो x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो आ जाएगा आइसोबारिक प्रोसेस। तो x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखकर देखते हैं। तो C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। x का वैल्यू 0 रखो यहाँ पर, तो C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस क्या रखोगे, 0। ठीक है, तो ये CV प्लस R हो गया। तो C इज इक्वल टू CV प्लस R। तो CV प्लस R क्या होता है बेटा, CP होता है, CP होता है ना। CV प्लस R इज इक्वल टू CP, तो C इज इक्वल टू CP। समझ में आ रहा है, ये CP हो जाएगा। और अगर तुम बात करते हो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हो तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा, PV पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो x इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, है ना। तो अगर x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। Yes. वॉल्यूम कांस्टेंट आना चाहिए वहां पर, है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर। कैसे आएगा, देखो p पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो इसको इस तरह लिख सकते हो, p पावर 1 बाई एक्स इंटू v इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकते हो कि नहीं ऊपर वाले इक्वेशन को। ठीक है, इसका x का रूट ले लो, इसको होल पावर 1 बाई एक्स कर दो, आ जाएगा कि नहीं ये वाला। Yes, sir. इस पूरे इक्वेशन को 1 बाई एक्स कर दो, है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखो। यस सर। अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या मिलेगा, तो p पावर 1 बाई इन्फिनिटी, p पावर 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 हो जाएगा। मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, 1 आएगा मतलब कांस्टेंट आएगा। 1 क्या है, नंबर एक है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे सेम इक्वेशन में, x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखोगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, है ना। तो C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स भी क्या होगा, इन्फिनिटी तो होगा यहाँ पर, है ना। x का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो r बाई इन्फिनिटी मतलब 0 हो गया। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है वो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, ये होता है 0। ठीक है, r डिवाइड बाई 1 माइनस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, r डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो c इज इक्वल टू cb हो जाएगा, क्योंकि सेकंड टर्म 0 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू cb, है ना। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम। हाँ, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो Yes. अगर तुम यहाँ पर देखो, तुमने क्या किया, तुमने यहाँ पर क्या किया बेटा,
इस पूरे क्वेश्चन को 1/x कर दिया, x का रूट ले लिया यहाँ पर, तो p पावर 1/x इंटू v इज इक्वल टू k टाइम्स k पावर 1/x, है ना। तो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये जो फर्स्ट टर्म है जीरो हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जीरो, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है k पावर 1/x, जो कांस्टेंट पावर 1/x करो चाहे कुछ भी करो यहाँ पर, तो कांस्टेंट के पावर कुछ भी करते जाओ तो कांस्टेंट ही आएगा ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके सर। तो इसको नोट कर लो बेटा, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला नोट कर लिया या पूरा डेरिवेशन नोट करोगे? तो फॉर्मूला केवल नोट करो बेटा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, केवल फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। बाकी सब चीजें बेकार का है, केवल फॉर्मूला तुम्हें नोट करना है यहाँ पर। फॉर्मूला नोट करो, ये वाला c इक्वल टू cv प्लस r डिवाइड बाई 1 माइनस x, ये फॉर्मूला नोट करो यहाँ पर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, है ना। इतना सारा चीज याद करने की जरूरत नहीं है, लिख लिया? हेलो बेटा, सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? यस सर। हाँ, सबने नोट कर लिया इसको? ओके, जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है मैं बता दे रहा हूँ, ये इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है तुम लोगों को। ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसका जो हीट कैपेसिटी तुमने निकाला है ये फिजिक्स में भी है, इसलिए बता दे रहा हूँ बेटा पहले से ही। इसमें भी सेम कैलकुलेशन होगा, बस यहाँ पर जो साइन है, साइन का जो वैल्यू है ना प्लस माइनस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में पढ़ा जाए तुम पढ़ लेना, बस इसको मिक्स मत करना फिजिक्स से। अगर फिजिक्स को केमिस्ट्री से मिक्स कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी, कैलकुलेट हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस P is directly proportional to the V, ठीक है, और आइडियल गैस। नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दिया गया कैलकुलेट हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस वेयर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम फॉर आइडियल गैसेस, है ना। यहाँ पर करेक्ट लेते हैं आइडियल गैस, यहाँ पर जो तुमने गैस लिया वो आइडियल गैस है, और जो प्रोसेस, उस प्रोसेस में प्रेशर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, है ना। इस तरह से एक प्रोसेस बनाया गया है जहां पर प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उस प्रोसेस के लिए तुम्हें क्या निकालना है? हीट कैपेसिटी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन में पूछा जा चुका है, ठीक है, 2006 बहुत पहले पूछा गया है, लेकिन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्या होगा ये तुम्हें निकालना। केमिस्ट्री में पूछा बेटा, फिजिक्स में नहीं पूछा, केमिस्ट्री में पूछा है, इसमें तो कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिजिक्स में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। केमिस्ट्री में 2006 में पूछा है इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर कैलकुलेट हीट कैपेसिटी फॉर प्रोसेस वेयर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो अब देखो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या हुआ? P into 1/V is equal to constant। लिख सकते हो यहाँ पर, लिख सकते हो उसको? यस सर। यहाँ पर जाएगा P into V पावर -1 is equal to constant, होगा यहाँ पर। इसका मतलब PV Yes, पावर x is equal to constant। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस समझ में आया बेटा? PV पावर x is equal to constant, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? -1। इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में x का वैल्यू क्या हो गया बेटा? -1 हो गया x का वैल्यू। तो हीट कैपेसिटी फॉर्मूला तुमने क्या लिखा था फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस? हीट कैपेसिटी C is equal to Cv प्लस R डिवाइड बाई 1 माइनस x। तो x का वैल्यू -1 है, तो -1 रख दोगे, तो C is equal to Cv प्लस
R डिवाइड बाई 1 माइनस -1, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू CV प्लस R डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? सर अगर तुम्हारा गैस मोनोटॉमिक गैस है, फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए CV का वैल्यू क्या होगा? 3R by 3R बाई सर 2, 3 3R बाई 2। तो ये हीट कैपेसिटी फॉर मोनोटॉमिक है, मान लो गैस दे दिया है यहाँ पर, मोनोटॉमिक गैस है, देन हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस CV इज इक्वल टू 3R बाई 2 प्लस R बाई 2, क्या हो जाएगा? 4R बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2R। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 4R बाई 2 या फिर 2R, ठीक है? इस क्वेश्चन को नोट कर लो। नोट कर लिया? इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? सबने ले लिया बेटा? सर ओके। रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में एक रिलेशन तुम्हें डिराइव करना है ना? तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में जो रिलेशन तुम्हें पहले से मालूम है, जो H होता है H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV। कैसे मालूम बेटा? ये कहाँ से आ गया ये रिलेशन? ये तुमने ऊपर लिखा है, देखो यहाँ पर नंबर 1 में ये डिराइव किया है, वेयर H इज इक्वल टू U प्लस PV। देखो यहाँ पर है ना, H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये तुमने डिराइव किया है। या फिर ये देख लो यहाँ पर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर डेल्टा लगा दो सबके आगे, तो इस फॉर्मूले को मैं यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, ठीक है? तो अगर यहाँ पर डेल्टा लगाओ क्या होगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ PV, है ना? ये होगा यहाँ पर। अब तुम्हें मालूम है फॉर आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT, होगा ना? PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है? यस तो सर यहाँ पर हम लोग PV यहाँ पर क्या होगा? nRT। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ nRT, ठीक है? ये रख दिया तुमने। अब यहाँ पर अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा ऑफ N, ये अलग हो गया, डेल्टा ऑफ N RT, क्योंकि R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट हो गया। अब दोनों ये डेल्टा से बाहर आ जाएंगे, है ना? तो RT, yes, sir. तो R यहाँ पे क्या बेटा? गैस कांस्टेंट, T यहाँ पर टेम्परेचर है, N क्या है यहाँ पर? N क्या है बेटा यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? N यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो अब यहाँ पर तुमने क्या लिखा? आइडियल गैस। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है ना? तो यहाँ पर जो डेल्टा N है, डेल्टा N यहाँ तुम क्या रखोगे? फॉर गैस डेल्टा N इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ Ng, मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस लेना, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट। G का मतलब है गैसियस स्टेट, ठीक है? तो डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट, डेल्टा Ng तुमने लिख दिया यहाँ पर। सो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT इंटू डेल्टा ऑफ Ng। Ng मतलब डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट। तो इसका मतलब क्या है? मैं एक इक्वेशन से लिख के बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे इक्वेशन लिखा गया है CaCO3, बेटा ये इससे अलग है, ये तुम्हारा फॉर्मूला, इसको याद रखना है। ये मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल। तो CaCO3 इसको हीट करोगे
क्या बनेगा बेटा बताओ, बहुत सिंपल बेसिक सा एग्जांपल है यहाँ पर। हीट करोगे तो क्या बनेगा, CaO CO2 से CaO। CO2 CO2 इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो डेल्टा एनजी का मतलब है सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट, है ना। डेल्टा का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे, Yes, sir. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया, ठीक है। लेकिन जो तुमने डिफरेंस लिया है ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में, देखो यहाँ पर ये CaO किस स्टेट में बेटा, फिजिकल स्टेट बताओ CaO का, सॉलिड। सॉलिड। तो इसको सम नहीं करोगे, इसको नहीं निकालोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल स्टेट गैसियस है, इसको लोगे यहाँ पर, इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, CO2 का 1 लिख दिया, ठीक है। माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में कोई गैसियस स्टेट में है बेटा, यहाँ पर देखो सॉलिड स्टेट है ना, तो डेल्टा एनजी को क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें रिलेशन क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, यहाँ मिलेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये तुम्हें मिलेगा ये रिलेशन। ये और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में है PCl5 इज इक्वल टू, PCl5 गैसियस स्टेट में है, PCl5 इज इक्वल टू PCl3 प्लस Cl2, तो PCl3 भी गैसियस स्टेट में, Cl2 भी गैसियस स्टेट में है ना। तो यहाँ पर तुम्हें डेल्टा एनजी निकालना है, तो डेल्टा एनजी क्या होगा यहाँ पर बताओ बेटा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1, इसका देखो इसका ऑप्शन कितना है 1 है, Cl2 का ऑप्शन 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1, ठीक है। ये 2 हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट साइड में देखो यहाँ PCl5 1 है केवल, है ना। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये होगा प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, तो क्या होगा बेटा यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 2 - 1 आएगा, 2 - 1 = 1, है ना। तो यहाँ पर भी डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 आ गया, तो अगर डेल्टा एनजी का वैल्यू 1 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT, ये होगा ना। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर तुमने एग्जाम्पल दिया, ये है तुम्हारा N2 प्लस थ्राइस H2, ठीक है। N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3, तो यहाँ पर तुम्हें रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, बताओ बेटा रिलेशन क्या होगा डेल्टा H डेल्टा U में, तुम लोग सॉल्व करो बताओ। बताओ बेटा डेल्टा एनजी का वैल्यू बताओ यहाँ पर, सर 2, डेल्टा एनजी का वैल्यू होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में यहाँ देखो 2 है, 2 माइनस रिएक्टेंट साइड देखो सब के सब गैस स्टेट है, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 3, तो 2 - 1 + 3 कितना आएगा, -2 नहीं आएगा, -2 आएगा बेटा, माइनस तुमने मिस कर दिया ना, साइन को मिस नहीं करना है यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक्स में जो साइन है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, मिस नहीं करना साइन, ठीक है। तो -2, तो डेल्टा एनजी का वैल्यू आ गया यहाँ पर -2, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT, और डेल्टा एनजी तुमने रख दिया है बेटा, डेल्टा एनजी इज इक्वल टू -2, ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जो डेल्टा एच है ये भी जूल में होता है, डेल्टा यू इसका जो वैल्यू है यहाँ पर ये भी एनर्जी है, डेल्टा एच क्या बेटा यहाँ पर ये एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू भी एनर्जी है, ठीक है। जो R × T आएगा ये भी एनर्जी आएगा, उसको भी तुम्हें जूल में रखना है। तो जो R का वैल्यू है, R के लिए तुम क्या रखोगे 8.31,
ठीक है, आर का वैल्यू यहाँ पे 8.31 रखोगे, तो टी या टी का वैल्यू तुम्हें केल्विन में रखना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. तो डेल्टा एच अगर दिया गया, डेल्टा यू दिया गया, टेम्परेचर पूछ रहा है इक्वेशन के लिए, तुम टेम्परेचर निकाल सकते हो, या फिर टेम्परेचर दिया गया है, डेल्टा यू दिया गया है, तो डेल्टा एच निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दो चीजें दिया गया तो तुम तीसरा निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, जो भी अननोन है तुम निकाल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पर पीवी रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो पीवी रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन, उसको हम लोग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पर है, तो कुछ क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ यहाँ पर, किससे पूछूं मैं क्वेश्चन? गौतम, बेटा गौतम कुमार, गौतम। यस सर। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बता दो मुझे। सर जिसमें किसी भी प्रोसेस में हीट नहीं ट्रांसफर होती। हाँ, अगर हीट ट्रांसफर जो डेल्टा क्यू या डी क्यू है वो जीरो हो जाए, ओके, तो डी क्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, है ना। तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस जो Q है, Q इज इक्वल टू जीरो दे दो, तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर तुम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, du इज इक्वल टू Q प्लस dQ प्लस dW, है ना। du इज इक्वल टू dQ प्लस dW। तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां पर Q इज इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब जो dq है, dq की भी क्या होगा बेटा, dq का वैल्यू क्या होगा, ये भी तो जीरो होगा। अगर q जीरो है तो dq भी जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ du इक्वल टू जीरो प्लस dw। तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा dw, जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू du। अगर यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन को हटाओगे, यहाँ पर जो वर्क डन w इज इक्वल टू, वर्क डन w इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा u, एंड दैट इज इक्वल टू द NCB, डेल्टा इक्वल तुमने निकाला बेटा NCB डेल्टा T, है ना, ये तुमने निकाला यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ही रख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। dW इक्वल टू NCB dt, क्योंकि तुमने निकाला ऊपर कि जो du है, du इज इक्वल टू NCB dt होता है, पढ़ा है ना अभी कुछ देर पहले हीट कैपेसिटी वाले में, du इज इक्वल टू NCB dt। Yes. तो अब यहाँ पर अगर तुम्हें वर्क डन निकालना हो, सो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे, है ना, इस पूरे क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ NCB dt, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर तुमने वर्क यहाँ पर 0 से W किया, टेम्परेचर यहाँ पर T1 से T2 इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, सो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा बेटा, NCB T2 माइनस T1 आएगा ना, एंड T2 माइनस T1 होता है क्या, डेल्टा T, तो NCB डेल्टा T, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू NCB डेल्टा T। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन है वो क्या होगा, NCB डेल्टा T, और एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन W इज इक्वल टू NCB डेल्टा T। इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? Yes, sir. अब ये वाला जो तुमने फॉर्मूला लिखा है, ये दूसरी बार लिख रहे हो, ये जो फॉर्मूला तुमने लिखा है ये सेकंड टाइम तुम नोट कर रहे हो। फर्स्ट टाइम तुमने कहाँ नोट किया था, पहली बार तुमने कहाँ नोट किया था बेटा इस फॉर्मूले को? बहुत पहले तुमने वर्क में इसको नोट किया, जब तुमने वर्क पढ़ा था, ठीक है। तो वर्क में इसको मैंने लिखाया था, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर डेराइव किया था फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। यहाँ जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ पर जो वर्क डन है ये मैंने लिखवाया था W इज इक्वल टू NCB डेल्टा T, दिख रहा है यहाँ पर?
जो वर्क डन इन वेरियस प्रोसेस था उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में तुमने वर्क डन लिखा था W इक्वल टू NCV डेल्टा T, और मैंने बताया था इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको डिराइव करेंगे आगे, तो टाइम आ गया, तुमने डिराइव कर लिया इसको, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा सबको? Yes. हाँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है। देखो तुमने हेडिंग क्या डाला है ऊपर, हेडिंग तुमने डाला है पीवी रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन क्या है ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे निकालोगे, तो यहां पर तुमने क्या लिखा, तुमने यहां लिखा TW इक्वल टू NCV dt, ये वाला रिलेशन नंबर 1 ये है, ठीक है। TW इक्वल टू NCV dt ये लिखा, तो इसको मैंने उतार लिया, ठीक है। पर आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस हो तो TW क्या होगा, -PdV होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, तो फॉर आइडियल गैस TW इक्वल टू -PdV इज इक्वल टू NCV dt, ठीक है, ये लिख लिया। तो अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पर वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पर प्रेशर दिया गया है, यहाँ पर वेरिएबल टेम्परेचर है ना। तो यहाँ पर बाकी सब तो कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है। तो बस यहाँ पर प्रेशर को एलिमिनेट करना है। तो प्रेशर को एलिमिनेट कैसे करोगे, तो PV इक्वल टू NRT से प्रेशर को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो प्रेशर जब तुम क्या रखोगे, P इक्वल टू क्या होगा बेटा, NRT बाई P होगा। तो प्रेशर जब तुम रखोगे NRT डिवाइड बाई V इंटू DV इज इक्वल टू NCV dt, ठीक है। अब जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल को सेपरेट कर दो। एक साइड तुम्हारा वॉल्यूम है वेरिएबल, दूसरी साइड क्या है बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को राइट हैंड साइड कर दोगे, वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो N और R कांस्टेंट है, TB वेरिएबल होगा DV डिवाइड बाई V, ये हो गया, इज इक्वल टू NCV, CV कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या था, टेम्परेचर था, टेम्परेचर को इस साइड ले आओ, तो dt बाई T हो जाएगा। इसको देखो, कुछ लोग समझ नहीं पाते कहां से आ गए लाइन, समझ में आ गया सबको? यस सर, मैं यहाँ पर प्रेशर किया। हाँ बेटा बोलो। यहाँ पर प्रेशर को एलिमिनेट किया हमने। प्रेशर को इसलिए एलिमिनेट किया बेटा क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, देखो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो दो वेरिएबल को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ता है। यहाँ पर प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो प्रेशर को एलिमिनेट कर दिया तुमने, वॉल्यूम के टर्म्स में ला दिया, है ना। और टेम्परेचर यहाँ पर है, टेम्परेचर तुम ट्रांसलेट कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब प्रेशर को हटाना है कुल मिलाकर, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल, एक वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर है। तो प्रेशर को वॉल्यूम और टेम्परेचर टर्म्स में रखोगे तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं। तो ये वेरिएबल अलग अलग हो गया, अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट करने से पहले कुछ और चीजें यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, वो इसको हटा दिया तुमने, कट कर दिया यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड से, ठीक है। माइनस पे साइड लेते जाओ तो हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर dV बाई V इज इक्वल टू CV बाई R T बाई T, ये माइनस के साथ रहेगा, माइनस यहाँ पर है ना, माइनस यहाँ पर कर दिया मैंने। इसमें किसी कोई डाउट है इस लाइन में? किसी कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तुरंत। नहीं है? तुमने एक रिलेशन पढ़ा था CP और CV में, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये पढ़ा तुमने ऊपर बहुत पहले हीट फॉर्मूला में। अब इस पूरे इक्वेशन को CV से डिवाइड कर दो।
अगर सीबी से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, सीपी डिवाइड बाई सीबी माइनस 1 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई सीबी, Yes. मिलेगा ये। सीपी डिवाइड बाई सीबी क्या होता है, सीपी गामा। बाई सीबी गामा होता है, तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई सीबी, है ना। तो गामा माइनस 1 आर डिवाइड बाई सीबी तुम क्या कर सकते हो, गामा माइनस 1 कर सकते हो ना बेटा यहाँ पर। Yes. तो R डिवाइड बाई CV यहाँ पर देंगे हम लोग गामा माइनस 1, सो dB बाई V इज इक्वल टू माइनस टाइम्स गामा माइनस 1 dt बाई T, ठीक है। तो ये 1 माइनस गामा हो जाएगा, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करोगे तो dB बाई V इज इक्वल टू 1 माइनस गामा dt बाई T, है ना। तो गामा क्या बेटा कांस्टेंट है, 1 माइनस गामा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो 1 माइनस गामा वो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे करना है इसको इंटीग्रेट करो। सर यहाँ पे 1 गामा माइनस करनी क्या है बेटा, सर यहाँ पे 1 अपॉन गामा माइनस करनी आएगा, 1 अपान गामा माइनस 1, ये R बाई CV का बेटा। अच्छा ये मैंने उल्टा कर दिया क्या, R डिवाइड बाई CV, तो एक मिनट, CV डिवाइड बाई R, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है। चलो इसको इस साइड कर लेते हैं ना, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर R डिवाइड बाई CV हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड R डिवाइड बाई CV, अब सही है ना। यहाँ पर देते हैं इसको वैल्यू को, इस साइड ना रखकर इस साइड कर दो। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ उल्टा कर दिया थोड़ा सा, है ना। CV बाई R यहाँ पर R डिवाइड बाई CV रख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तभी हो जाता है यहाँ पर हम लोग, मैंने इस तरह कर दिया, थोड़ा सा आसान रहेगा रखना। तो यहाँ पर माइनस R डिवाइड बाई CV, देखो यहाँ पर माइनस है R डिवाइड बाई CV, तो माइनस R डिवाइड बाई CV रख दिया यहाँ पर। तो R डिवाइड बाई CV रखो गामा माइनस 1, हो जाएगा 1 माइनस गामा dB बाई V, अब सही है ना, अब सही है देखो। Yes. ठीक है, बोल देना बेटा, कहीं तुम्हें लगे गड़बड़ कर रहा हूँ या फिर ना कुछ मैथ में गड़बड़ आ रहा तो बदल देना यहाँ पे, तो आगे के जो स्टेप्स गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो वॉल्यूम V1 से V2 ले जाओ, टेम्परेचर T1 से T2 ले जाओ, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम V1 से V2 ले जाओगे, टेम्परेचर T1 से T2 ले जाओगे, तो इंटीग्रेट होने पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस गामा इंटू ln V2 बाई V1 इज इक्वल टू ln V2 बाई T1। ये इंटीग्रेशन है बेटा, है ना। यस, इसको मैंने कई बार बता दिया है। ऊपर जो जब तूने वर्क को डिफाइन किया था, वर्क में एक फॉर्मूला लिखा था W इज इक्वल टू, है ना, NR ln V2 बाई V1, तो वहां पर भी ये फॉर्मूला मैंने बताया था इंटीग्रेशन का। अगर तुम इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dx बाई x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x, अगर यहाँ पर लिमिट V1 से V2 है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आएगा ln, यहाँ पे x1 में कर दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 है, ठीक है। तो ln क्या होगा, जो ऊपर है x2, जो नीचे जाएगा x2 बाई x1, ठीक है। उसी क्वेश्चन का हमने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इस फॉर्मूले का हमने यूज किया, यहाँ पर तो आ जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर T2 ऊपर है तो T2 बाई T1 हो जाएगा ln T2 बाई T1, और यहाँ पर dB बाई V है, V2 बाई V1 हो जाएगा V2 बाई V1। एक और फॉर्मूला तुमने मत पढ़ा होगा बेटा, है ना, m log n, तो ये क्या होगा बेटा, ln n पावर m, ये पढ़ा है। तो जो कोएफिशिएंट होता है लॉग का, वो पावर में चला जाएगा, तो ln V2 बाई V1 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू ln V2 बाई T1, है ना। समझ में आ रहा है यहाँ पर।
इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो लॉग के अंदर दोनों, देखो यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है, तो लॉग के अंदर जो चीज है वो सेम होगा। यहाँ पर अगर लिखा हुआ यहाँ पर ln x इज इक्वल टू ln y, इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू y होगा कि नहीं? ln x इज इक्वल टू ln y मीन्स x इज इक्वल टू y, ये होता है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर लिखोगे v2 पावर v1 पावर v2 बाई v1 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू t2 बाई t1। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। v2 पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t2 इज इक्वल टू v1, ये पूरा नहीं होगा, ठीक है, v1 पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t1, है ना? तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो हो गया, यहाँ पर v2 और t1, यहाँ पर जो टेम्परेचर है t1 से t2 जा रहा है, वॉल्यूम v1 से v2 जा रहा है। अगर तुम इसको थोड़ा सा और तीसरे टेम्परेचर के लिए तुम तीसरे टेम्परेचर के लिए इसको तुम एक्सपोनेंट करो, यहाँ पर तुम इसको एक्सटेंड करते हो, तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? v1 बाई t1 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू t2 बाई t2 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू v3 डिवाइड बाई t3 पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ये कर सकते हो कि नहीं? यहाँ पर इसको अगर तुम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए फॉर्मूले तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रोसेस है और एडियाबैटिक प्रोसेस v बाई टी, तो v पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? ये तो हुआ बेटा, यहाँ पर सब क्या रहे हैं, सब सेम। इसका मतलब ये क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर v और t, v पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t ले रहे हो तो ये कांस्टेंट आएगा हमेशा। तो वहां देखो बेटा, जब तुमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था v1 बाई t1, है ना? यहाँ बॉयल्स लॉ में क्या था बेटा? बॉयल्स लॉ में था p1 p2, है ना? p1 p2 p1 v1 इज इक्वल टू p2 v2 इज इक्वल टू p3 v2, है ना? तो तुमने पढ़ा था p1 v1 इज इक्वल टू v2 v2 इज इक्वल टू p3 v3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? उस तरह से ये भी है। तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा? यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन आ रहा है v पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? तो ये जो रिलेशन है, ये किसमें रिलेशन बेटा? ये है VT रिलेशन, ये है वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशनशिप है। जबकि तुमने ऊपर हेडिंग क्या डाला है? हेडिंग देखो यहाँ पर, तुमने हेडिंग क्या लिखा बेटा? PV रिलेशनशिप। तो PV रिलेशनशिप तुम्हें यहाँ लिखना है, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर तुम्हें एलिमिनेट करना होगा, जो टेम्परेचर है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तुमने क्या लिखा है यहाँ पर? v पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है। तो टेम्परेचर को हटाना होगा, तो PV इज इक्वल टू nRT से जो टेम्परेचर को हटा दोगे, है ना? तो टेम्परेचर तुम क्या रखोगे? टेम्परेचर T इज इक्वल टू, जो T है, T इज इक्वल टू क्या होगा? T इज इक्वल टू हो जाएगा P डिवाइड बाई NR, ये तो होगा। तो इस टेम्परेचर को हम लोग यहाँ रख देंगे, जो टेम्परेचर यहाँ रख दोगे, आ जाएगा आंसर यहाँ पर v पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई PV डिवाइड बाई NR इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? तो ये आ जाएगा v पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, इनटू यहाँ पे देखो डिवाइड बाई v है तो पावर में जाएगा 1 ना, v पावर -1 डिवाइड बाई p, जो कांस्टेंट nr है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, nr मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट। बस ऊपर वाले को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसलिए कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ सकते हो, कैसे ये सिंप्लीफाई हो गया, पूछ सकते हो मुझसे। कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है ना? ओके, तो अब यहाँ पर
थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा p पावर माइनस गामा, है ना, ठीक है, डिवाइड बाई p इज इक्वल टू, देखो ये n क्या है, कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, r भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं, बताओ बेटा। Yes. कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो जगह कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके, Yes. अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ पर तुम लिखोगे इसका रेसिप्रोकल ले लो, इस पूरे क्वेश्चन का रेसिप्रोकल, इसको रिवर्स करो, उल्टा कर दो, तो क्या मिलेगा, p डिवाइड बाई v पावर माइनस गामा इज इक्वल टू 1 बाई कांस्टेंट, ये होगा ना, यस सर। 1 बाई 2 या फिर 1 बाई 3 या 1 बाई x या 1 बाई r, ये सब क्या है बेटा, ये भी कांस्टेंट है, अगर 2 कांस्टेंट है तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट Yes, sir. का रेसिप्रोकल कांस्टेंट होगा, है ना, तो 1 बाई कांस्टेंट मतलब क्या हुआ है, कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखते हो, p v पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकते हो कि नहीं यहाँ पर, Yes, sir. यस सर। है ना, इसका मतलब pv पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होगा तुम्हारा रिलेशनशिप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस pv पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो नोट कर लो, ये pv रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो तुमने दो रिलेशन देखा बेटा, तुम्हें याद क्या करना है, पहला नंबर 1, पहला तो हो गया pv रिलेशन, तो pv रिलेशन तुमने लिख लिया है यहाँ पर, pv रिलेशन क्या है बेटा, pv रिलेशन pv पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। दूसरा रिलेशन तुमने क्या देखा था यहाँ पर, pt रिलेशन, तो नहीं vt रिलेशन था, vt रिलेशन, तो vt रिलेशनशिप क्या था, तो vt रिलेशनशिप तुमने ऊपर देखा ना बेटा, vt रिलेशनशिप देखो, v पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t, है ना, v पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई t इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो pv में रिलेशन मिल गया, vt में रिलेशन मिल गया, एक थर्ड रिलेशन है pt रिलेशनशिप, pt रिलेशनशिप, ठीक है, pt रिलेशनशिप क्या होगा बेटा, इसको तुम्हें निकालना होगा, तो तुम निकाल सकते हो pt रिलेशनशिप, देखो यहाँ पर मैंने vt रिलेशन से pv निकाल दिया, ठीक है, अब pt तुम्हें बताना है, pt रिलेशनशिप मतलब प्रेशर आना चाहिए और टेम्परेचर आना चाहिए, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, है ना, निकाल सकते हो, वॉल्यूम की वैल्यू, हाँ, तो मतलब यहाँ पर तुम कोई भी एक रिलेशन ले लो, यहाँ पर pv पावर गामा ले लो, यहाँ पर pv पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी एक ले लो कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर तुम वॉल्यूम को एलिमिनेट कर दो, pv इज इक्वल टू nRT से, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाई p, ये होगा, तो वॉल्यूम को एलिमिनेट कर दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, p nRT बाई p पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, तो p पावर 1 माइनस गामा, p पावर गामा इंटू nr बाई गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ रहा है कि नहीं, यस सर। तो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, कांस्टेंट है, r भी गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट ले चले जाओ, तो क्या मिलेगा, p पावर 1 माइनस गामा इंटू t पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, तो pt रिलेशन में क्या मिलेगा बेटा, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा pt रिलेशन, ठीक है, तो प्रेशर टेम्परेचर में ये रिलेशन मिलेगा,
p पावर 1 माइनस गामा t पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो इसी रिलेशन तुम अलग अलग ढंग से तुम लिख सकते हो। अगर तुम्हें कोई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप दे दिया जाए तो उसको तुम अलग अलग ढंग से लिख सकते हो। जैसे अब क्या किया जाए, इसका तुम 1/y रूट ले लो यहाँ पर, p पावर 1 माइनस गामा इंटू टी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका 1/y रूट ले लो, 1 गामा रूट ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर। इसी सेम को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर p पावर 1 माइनस गामा डिवाइड बाई गामा इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। या फिर तुम क्या करो, यहाँ पर 1/1 माइनस गामा रूट ले लो, p पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू टी पावर इंटू टी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर तुम्हें रूट ले लेना है 1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, तो क्या आ जाएगा p इंटू टी पावर गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये आ जाएगा कि नहीं। मतलब एक ही कसम तुम अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन दोनों का सबका मतलब क्या है, एक ही तो है यहाँ पर, है ना। तो ये रिलेशन हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ठीक है, तीनों सेम है। तुम इसको भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर जो दिया गया इसको इस फॉर्म में तो p पावर, है ना, 1 माइनस गामा तो क्या हो जाएगा 1 गामा माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस लिखने का तरीका अलग अलग होगा लेकिन इसका मतलब एक ही होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने। तुम्हें याद क्या रखना है बेटा, पीवी रिलेशनशिप, तो ये हो गया पीवी रिलेशनशिप, बीटी रिलेशनशिप ये वाला हो गया, और पीटी रिलेशनशिप, तो पीटी रिलेशन तुमने यहाँ पर लिख लिया, तो ये पीटी रिलेशनशिप है, ठीक है। डेरिवेशन याद नहीं करना है, डेरिवेशन मैंने बता दिया है केवल समझने के लिए, डेरिवेशन याद नहीं करना है। डेरिवेशन नहीं पूछेगा, इसका एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये फिजिक्स में शायद होगा डेरिवेशन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा इसका डेरिवेशन। लिख लिया इसको, यस सर। और यहाँ पर लिमिटेशन बाद में देख लेंगे। कुछ चीजें और यहाँ पर है, इसे ग्राफ अगर प्लॉट करना हो, अगर बीटी रिलेशन का तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना यहाँ पर है, तो ग्राफ बिटवीन पीटी रिलेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग डालोगे तुम, है ना, हेडिंग क्या है यहाँ पर, पीवी ग्राफ, ठीक है। सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पीवी ग्राफ और एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, पीवी ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ यहाँ पर बनाना है। कैसे बनाओगे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, यहाँ पर देखना तुम लोग ध्यान से। तो यहाँ पर होगा प्रेशर, यहाँ पर होगा वॉल्यूम। तो सबसे पहले बेटा तुम लोगों ने बॉयल्स लॉ में पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ में, है ना। तो बॉयल्स लॉ में जो पीवी रिलेशन था, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, या फिर P इज इक्वल टू K बाई V, या फिर तुमने लिखा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था। तो अगर तुम आइसो, तो ये जो बॉयल्स लॉ किसके लिए था बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना। तो आइसोथर्मल के लिए जो पीवी रिलेशन था वो इस तरह से आया था बेटा, जो पीवी ग्राफ था कुछ इस तरह से, है ना। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था, याद है तुम लोगों को। अगर पॉइंट ए से स्टार्ट करो, पॉइंट ए और बी के बीच में इस तरह से ग्राफ आया था, ये था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर तुम बात करोगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यहाँ पर जो गामा है, गामा का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा, जो गामा है गामा का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह, को यहाँ पे पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, मतलब वॉल्यूम V1 से लेकर V2 तो जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है,
तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, बताओ बेटा। देखो वॉल्यूम ए पॉइंट पर वॉल्यूम V1 है, पॉइंट बी पर वॉल्यूम Compression. V2 है, तो ए से बी जाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम Expansion. बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटा, ये एक्सपेंशन expansion. होगा, जिसको तुम बोलोगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो गैस ए को तुम एक्सपेंड कर रहे हो V1 से V2 में, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अगर यही सेम एक्सपेंशन वॉल्यूम V1 से V2 तुम जा रहे हो, सेम एक्सपेंशन तुम करा रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा पाथ है, अगर वो पाथ एडियाबैटिक पाथ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, है ना। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। तो अब देखो, अगर तुम गैस को एक्सपेंड करा रहे हो, तो जो एडियाबैटिक ग्राफ है वो आइसोथर्मल ग्राफ की नीचे लाई कर रहा है, दिख रहा है ना। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ग्राफ को याद रखना कि जो एडियाबैटिक कर्व है, एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। स्टीपर समझ रहे बेटा, ये स्लिपी, जो स्लिप रीजन, जो स्लोप है यहाँ पर दिख रहा है, वो ज्यादा है एडियाबैटिक में। और आइसोथर्मल देखोगे तो जो स्टीपीनेस है या फिर जो स्लोप है वो कम है आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना। तो यहाँ लिख लोगे एडियाबैटिक, एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक कर्व इज more steeper than isothermal curve. ठीक है, इसको नोट कर लोगे। नोट कर लिया इसको। देखो यहां तक तो हो गया, अब कुछ चीजें और है, जैसे अगर वर्क डन निकालना हो तो पीवी ग्राफ में वर्क डन कैसे निकालती हो, मैं पूछूंगा क्वेश्चन। पीवी ग्राफ में वर्क डन बेटा यहां पर कौन बताएगा, देवेश बेटा, क्वेश्चन पूछूं? देवेश कहां चला गया? हाँ बेटा बता सकते हो, मैं क्वेश्चन पूछूं? तो पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में वर्क डन कैसे निकालते हो? वर्क डन इन पीवी ग्राफ, पीवी डायग्राम याद है, मैंने ऊपर वर्क में निकलवाया था वर्क डन। याद नहीं है सर। एरिया बेटा, है ना, एरिया अंडर द कर्व, है ना, एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ इज नोन एज वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इन पीवी ग्राफ इज वर्क डन। एरिया अंडर द कर्व इन पीवी ग्राफ इज नोन एज वर्क डन। तो अगर आइसोथर्मल का वर्क डन निकालना होता है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, है ना, ये जो पूरा रीजन आएगा ये होगा वर्क डन। मैं यहाँ पर इस वाले सेलेक्ट जो नहीं होता है काम का, सेलेक्ट नहीं होता है, ये नहीं हो रहा सेलेक्ट। ठीक है, बाद में अपने आप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये उपस्थित है जो कर्व, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो एरिया होगा, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है, ये ग्रीन एरिया है। तो ए से बी तक तुम जा रहे हो, तो ये जो एरिया आएगा ये होगा वर्क डन,
ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। और अगर तुम्हें निकालना वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा बेटा? तुम यहाँ पर वर्क डन निकालोगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ आएगा, ये वाला रीजन, ये सिलेक्ट वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर मजेंटा कलर से हाईलाइट किया है ना, ये जो रीजन होगा, ये क्या होगा बेटा? ये होगा तुम्हारा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो ग्रीन कलर का लाइन मैंने बनाया है, जो एरिया ड्रॉ किया है, जो सेट किया है, वो क्या होगा? वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कौन सा एरिया ज्यादा है, मजेंटा वाला या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला एरिया ज्यादा है। इसका मतलब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन, जो वर्क डन है, वर्क डन इज इन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ये किसके लिए बेटा? फॉर एक्सपेंशन वर्क। तो अगर गैस एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में कब वर्क डन ज्यादा होगा? फॉर एक्सपेंशन वर्क आइसोथर्मल वर्क इज ग्रेटर देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन वर्क। तो समझ रहा है बेटा? यहाँ पर जो वर्क है वो एक्सपेंशन वर्क है। यहाँ पर मैंने मॉड लगा दिया आइसोथर्मल, यहाँ पर मॉड क्यों लगाया बेटा? है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट साइन ले रहे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क डन होगा, अगर तुम ए से बी जाओगे तो नेगेटिव होगा, है ना, और ए से सी जाओगे तो यहाँ पर क्लॉकवाइज दिख रहा है, यहाँ पर ए से बी या फिर ए से सी, ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड लगा दिया, ठीक है। जो एब्सोल्यूट वर्क डन है, यहाँ मतलब वर्क डन एब्सोल्यूट वैल्यू में लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है ये? यस सर। यस सर। तो ग्राफ को बना लो, फिर और चीजें बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या फिर मैं कुछ चीजें छोटा कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, है ना, ये एडवांस क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर आगे से। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ एडवांस के लिए है। जो पीवी पावर गामा इक्वल कांस्टेंट बस यहीं तक मींस में है बेटा। जब तुमने यहाँ पर पीवी रेशन निकाल लिया, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये है तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल या मींस लेवल। इसकी आगे जो तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, वर्क डन तुम निकाल रहे हो, ये ग्राफ वगैरह वर्क डन वाला ये सब जो तुम कर रहे हो, ये है एडवांस के लिए। आगे बताऊं? आगे भी देख लो। यस सर। आगे ये तुम्हारा हो गया एक्सपेंशन वर्क और एक्सपेंशन। यहाँ पे तुम लिखो एक्सपेंशन, मतलब जो गैस है वो एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है। अगर कंप्रेशन हो रहा तो क्या होगा? कंप्रेशन और कंप्रेशन मतलब जो गैस है वो कंप्रेस हो रहा है। तो कंप्रेस कैसे होगा बेटा? जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? वॉल्यूम कम होगा ना कंप्रेशन में। अरे नालायको बोलो, वॉल्यूम कम होगा ना? यस सर। हाँ, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पर V2 है, यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम क्या होगा बेटा? V2 से V1 जाएगा, वॉल्यूम कम होगा ना। V2 से V1 जाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अब यहाँ पर तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर तुम बात करोगे तो ये होगा तुम्हारा पॉइंट ए, पॉइंट बी। अगर तुम बात करोगे आइसोथर्मल कर्व का, तो आइसोथर्मल कर्व लेस स्टीपर होगा। ऐसे भी तुम जा रहे हैं, यहाँ पे देखो वॉल्यूम यहाँ पर है V1, यहाँ पर वॉल्यूम है V2। थोड़ा सा पॉइंट नीचे कर दे रहा हूँ ना, यहाँ पे बन नहीं रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर है V1, ठीक है। और यहाँ पे तुम जा रहे हो V2,
V2 है, ये V1 है। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ, ये है फॉर आइसोथर्मल। ठीक है, आइसोथर्मल कर्व हो गई, ये आइसोथर्मल है ना। और आइसोथर्मल कर्व लेस स्टीपर होगा, पॉइंट ए लिख दिया, पॉइंट बी, ए से बी, है ना। हमने तो पढ़ लिया है आइसोथर्मल कर्व आर लेस स्टीपर देन एडियाबैटिक। और जो एडियाबैटिक कर्व है, एडियाबैटिक कर्व आर मोर स्टीपर। यहाँ पर जो स्टीपनेस है वो ज्यादा आएगा, यहाँ पर खड़ी चढ़ाई है। ठीक है, कंप्रेस हो रहा है पॉइंट, यहाँ पर V2 से वॉल्यूम V1 की तरफ हो रहा है, V2 से वॉल्यूम V1, वॉल्यूम जो है कम हो रहा है। तो ए से ये सी कर दो पॉइंट, ठीक है। तो जो आइसोथर्मल कर्व है, कंप्रेशन में आइसोथर्मल कर्व नीचे लाई करेगा एडियाबैटिक कर्व के, एडियाबैटिक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर तुम्हें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन किसका ज्यादा आएगा? एडियाबैटिक। यहाँ पर वर्क डन एडियाबैटिक का ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम निकालोगे तो वर्क डन इन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये कंप्रेशन के लिए है, फॉर कंप्रेशन। नोट कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, पूछता है, एडवांस से पूछा है कुछ। तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक का वर्क ज्यादा होगा आइसोथर्मल से, और अगर एक्सपेंड कर रहा है गैस तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा होगा। नोट कर लिया और कंप्रेशन क्या बेटा? चलिए ग्राफ फिर से बता दो। ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, ये पीवी ग्राफ है ना, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो कंप्रेशन में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे देखो V2 वॉल्यूम ज्यादा है, V1 वॉल्यूम कम है, तो V2 से V1 में जाओगे, V2 से V1, है ना। V2 से V1 जा रहे हो तो कंप्रेशन होगा। तो अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या ज्यादा होगा ना। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को कम करो तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर तुम कंप्रेस कर रहे हो, तो देखो सोचो, तुम दिमाग में लगाओ बेटा, अगर तुम कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, ये पिस्टन है, ठीक है, कंप्रेस कर रहे हो गैस को तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए जो प्रेशर है यहाँ पर, प्रेशर बढ़ रहा है। देखो यहाँ प्रेशर अगर P1 है, यहाँ प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, यहाँ प्रेशर क्या होगा, P3 होगा। ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है, तो प्रेशर यहाँ P1 P2 P3 कोई मतलब नहीं है। बस ये देखो बेटा, यहाँ पे जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज होगा, है ना। जो आइसोथर्मल कर्व है, आइसोथर्मल कर्व का जो स्टीपनेस है कम होगा, जो चढ़ाई है वो कम होगा। देखो जो चढ़ाई है ना, जो स्लोप है, स्लोप कम होगा आइसोथर्मल का। जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वहां पर स्टीपनेस ज्यादा होगा, जो चढ़ाई है खड़ी चढ़ाई होगा, मतलब कि जो स्लोप आएगा, स्लोप ज्यादा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसका जो एडियाबैटिक प्रोसेस है थोड़ा सा और स्टीपनेस कर दो यहाँ पर, है ना, तो इस तरह से जाएगा। इसको नोट कर लो, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। छोटा सा लिमिटेशन है, बहुत छोटा सा। इट प्रोवाइड्स नो इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, नहीं बताएगा कि ये होगा या नहीं, बस ये बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहेगा, बस तो नहीं बोला। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जो हीट है, हीट तो देखो जो वर्क और हीट है, वर्क डन और हीट, है ना, इसका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है, जो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, लेकिन हीट जो है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है। किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। ठीक है, ये दो लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसलिए यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आया है। जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बताता है बेटा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, और ये बताएगा कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस मतलब क्या ये ऑटोमेटिक होगा या नहीं होगा, या तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको करने के लिए, या तुम्हें कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में ये बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पर तुम्हें देखना है बेटा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसके बाद हम लोग लॉ पढ़ेंगे बेटा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो लॉ है, जो स्टेटमेंट क्या होगा। एंट्रोपी पढ़ेंगे, यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेट फंक्शन बेटा, ये स्टेट फंक्शन है एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी और रैंडमनेस में क्या रिलेशनशिप है, एंट्रोपी चेंज क्या होगा अलग अलग प्रोसेस के लिए। एप्लीकेशन देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ऑफ सराउंडिंग मतलब थर्ड लॉ की तरफ आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। तो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो पहले हम लोग देखेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है ना। देखो, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस द अपोजिंग प्रेशर इज इनफिनिटेसिमली स्मॉलर देन द pressure of the gas, the expansion takes place infinitesimally slowly reversible, however the ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ अलग सा स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी हो गया है। ठीक है, हटा देते हैं, ये रिवर्सल और रिवर्सल प्रोसेस के बारे में यहाँ पर कॉपी हो गया है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। देखो बेटा स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। जैसे अगर तुम बात करोगे है ना कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, है ना, अगर गैस को एक्सपेंड करना है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो लीड तुमने लगाया है, जो पिस्टन है, इसको ओपन कर दो। जब पिस्टन को ओपन कर दोगे जो गैस है ऑटोमेटिक यहाँ से क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, यहाँ पर सराउंडिंग में फैल जाएगा। अगर दो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट भी, दोनों कंपार्टमेंट डिवाइडेड बेटा, एक इस वॉल से डिवाइडेड है, अलग अलग तुमने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया ए और बी को। इन दोनों में गैस है, गैस से गैस भी, अगर इन दोनों गैस को मिक्स करना है, डिफ्यूज करना है, इस कंपार्टमेंट को हटा दो, है ना। जब कंपार्टमेंट हटा दोगे जो गैस है ऑटोमेटिक क्या होगा, डिफ्यूज जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने एक हिल बनाया, ये हिल हो गया है ना, पहाड़ के ऊपर इस बॉल को रख दो, तो अब क्या होगा, ये लुढ़कते लुढ़कते जो बॉल है, जो गेंद बेटा नीचे आ जाएगा, है कि नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर तुम यहाँ रेनफॉल देखते हो, यहाँ पर रेनफॉल ऑटोमेटिक जो है ना, जो सन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा, यहाँ पर इस तरह से रेनफॉल नीचे आता है, या इस तरह से हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो जो नेचर में जो भी प्रोसेस होता है, क्या तुम्हें कुछ करना पड़ता है, क्या तुम्हें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है उस प्रोसेस को करने के लिए। जैसे यहाँ पर तुमने गैस को एक्सपेंड करने के लिए क्या कुछ किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया, गैस ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तुमने कंपार्टमेंट हटा दिया तो जो गैस ऑटोमेटिक एक्सपेंड होगा, यहाँ पर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। तुमने क्या किया, यहाँ पर एक वाटर कप रख दिया है रूम में, है ना, तो हीटेड वाटर यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो वाटर है यहाँ पर, जो हीटेड वाटर है वो कूल डाउन हो जाएगा, है ना, ठंडा हो जाएगा, तुम्हें कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसको करने में तुम्हें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ फोर्स या एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा फोर्स, एनर्जी या वर्क नहीं करना पड़ रहा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस, तो नेचुरल प्रोसेस क्या होगा, वो होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था। ठीक है, तो जो रेनफॉल नीचे आ रहा है, तुमने हिल पर यहाँ पे बॉल नीचे गिर रहा है, या फिर हम लोग ग्रो हो रहे हैं, है ना, बड़े होते जा रहे हैं, क्या नेचुरल प्रोसेस। तो जो नेचुरल प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होगा
और जो स्पॉन्टेनियस चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, हम एक बार बड़े हो गए, यहाँ पर छोटे से बड़े हो गए, ठीक है, पहले छोटे थे अब बड़े हो गए, तो ये क्या होगा बेटा, इरिवर्सिबल चेंज है। और ये जो चेंज है ये क्या होगा बेटा, ये जो चेंज है बेटा ये इरिवर्सिबल चेंज है और स्पॉन्टेनियस चेंज, ऑटोमेटिक ही होगा, तुम्हें कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये स्पॉन्टेनियस, तुम्हें कुछ एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस ये है, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसका रिवर्स क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का रिवर्स क्या होता है बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, जैसे ये तुम्हारा जो वाटर है, जो कप ऑफ वाटर है वो ठंडा हो गया, रूम में रखे हो, इसको फिर वापस गर्म करना है, तो ऑटोमेटिक तो गर्म होगा नहीं, तुम्हें इसको हीट एनर्जी देना पड़ेगा, स्टोव पर रखना पड़ेगा, गैस पर रखना पड़ेगा वाटर को, तब गर्म होगा, है ना, तुमने हीट दिया तब जाकर ये गर्म हुआ। ये बॉल नीचे आ गया है, इसको फिर से वापस ले जाना है ऊपर, तुम्हें यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ये गैस डिफ्यूज हो गया है ए और बी में, इसको सेपरेट करने के तुम्हें कुछ स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा, है ना, तभी ये अलग अलग सेपरेट हो पाएंगे। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, सॉरी, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो क्या होगा बेटा, उसको करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, उसी को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, तो आगे जाते हैं बेटा, लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, केवल लॉ को देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये समझ में आया बेटा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब समझ आया, इसका मतलब क्या होता है, बोलो तो यस या नो, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। सर नॉन स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल है, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल जो प्रोसेस होगा, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होगा, ये दिमाग में रखो। ठीक है, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं लॉ पर। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन व्हिच एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। It also helps us to predict whether a given process or chemical reaction can occur spontaneously or not. ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि जो एनर्जी है, एनर्जी किस डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा ये, है ना, और ये बताएगा स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है। तो दो चीज बताता है बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायरेक्शन बताएगा और स्पॉन्टेनिटी बताएगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को देखो यहाँ पर, केल्विन, केल्विन इंस्टीट्यूट नहीं बेटा, केल्विन साइंटिस्ट, ठीक है, केल्विन, अकॉर्डिंग टू केल्विन, तो सुना बेटा केल्विन ने बताया ये, है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है केल्विन। अकॉर्डिंग टू केल्विन इट इज इम्पॉसिबल टू यूज ए साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट ए हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर and to convert it into work without transferring at the same time a certain amount of heat from a hotter to colder part of a body। तो स्टेटमेंट को नोट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे और नेक्स्ट क्लास में मिलोगे हमसे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, और लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया था और इस क्लास में जो पढ़ाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दो क्लास में जो पढ़ाया गया इसको बार बार रिवाइज करोगे, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाएगा चीजें, बहुत सारा चीजें यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गया है तुम लोगों के पास थर्मोडायनेमिक्स में। जो थर्मोडायनेमिक्स है पूरा का पूरा न्यू है तुम लोगों के लिए, तुम इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो अच्छे से इसको रिवाइज करो तभी समझ में आएगा। तो क्लास में आने से पहले एक बार तुम लोग रिवाइज करके आओगे, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में दोबारा। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास में हो चुका है उसको मैं दोबारा पूछूंगा, और जो डीपीपी है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग।